रही है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे खुम्बियों की तरह उगती कॉलोनीज़ जो कि ज़रूरी लैंड को तबाह कर रही हैं, और उसके अलावा जो आजकल कॉलोनीज़ का या प्रॉपर्टी का काम भी ओवरऑल मुश्किलात का शिकार हो रहा है। तो इस सब के पीछे वजूहत क्या हैं? क्या टैक्स लगाने की वजह से ये कारोबार ख़राब हुआ है, या लोगों का अतमाद इन पर ख़त्म हुआ है, या इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स है वो काम डाउन करके ज़्यादा प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज जानेंगे, जहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे इस शोबे के, इसके अलावा कानून को देखने वाले भी होंगे, ताकि इस तमाम काम में जितनी भी रुकावटें उनका जायज़ा लिया जा सके और इस काम के डाउन जाने की वजूहात को सामने लाया जा सके। हमारे साथ रहिएगा। जब बात करें फैसलाबाद में प्रॉपर्टी के काम के हवाले से, तो जब से पंजाब हुकूमत ने नए टैक्सेशन नाफज किए उसके बाद जो प्रॉपर्टी का काम है तकरीबन 50% कैपेसिटी के साथ चल रहा है, और जो नई कॉलोनीज़ काटी जा रही थी या प्लाटों की ख़रीदो फरोख्त का मामला था वो भी खासा इल्तवा का शिकार है। और अभी यहाँ पर मार्च शुरू हो गया, लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जैसे पहले रश होता था अब रश नहीं है, और जहाँ पर पहले जो रजिस्ट्रियों की तादाद थी वो उससे निस्ब से भी कम रह गई हैं, और ज़्यादातर सौदे जो है वो स्टाम्प पेपर्स पर किए जा रहे हैं। वजूहत ये बताई जाती हैं कि यहाँ पर टैक्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, और ऊपर से जो लोगों के पास पैसे भी मौजूद नहीं है, लोगों की जो मुआशी हालत है वो भी आइडियल नहीं है, जिस वजह से ये मसाइल का सामना कर रहे हैं। तो इस तमाम मामले में क्या किरदार है यहाँ पर वकला का, क्या किरदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो आज ज़ेरे बहस लाएंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद है जो प्रॉपर्टी के काम को भी डील करते हैं, और इसके अलावा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के लॉज पर भी गहरी नज़र रखते हैं। चोर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मुझे बताइएगा क्या वजूहत बनी कि चलता हुआ प्रॉपर्टी का काम ठप हो गया? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि टैक्सेस इतने बढ़ा दिए उन्होंने कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर रहे। जब कोई सौदा होता है तो इकरारनामे पर होता है, वो इकरारनामे पर चलता रहता है। प्रॉपर्टी में ये होता है कि जब कोई आदमी एक सौदा करता है, बयाना देकर वो उस सौदे को आगे जाकर बेच देता है दूसरे बंदे को। तो पहले तो रेवेन्यू और रिकॉर्ड में तो टैक्सेस थे वो थोड़े थे, तो रजिस्ट्रियों का काम ज़्यादा था। अभी टैक्सेस ज़्यादा हैं, लोगों ने सिर्फ इकरारनामे लिखवाए हैं, और वो टैक्स की वजह से रजिस्ट्रियाँ नहीं करवा रहे। एक से एक आगे सौदा हो रहा है सिर्फ इकरारनामे पर। इससे ये है कि एक तो फ्रॉड का काम बढ़ेगा, लोगों के पैसे मरेंगे, और फ्रॉड और जालसाजी का काम इससे बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये टैक्सेस थोड़े से कम करने चाहिए, क्योंकि इनसे लोग बहुत घबरा रहे हैं। लोगों की पावर ही नहीं है टैक्सेस जमा कराने की। सब ये जो इकरारनामा होता है थोड़ा सा एलेबोरेट करें, क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? इसमें 1200 का स्टाम्प लिखते हैं जो बेचने वाला और जो ख़रीदने वाला है। उसकी हमारे कानून में तो मेरा ख्याल है उसकी वैल्यू है, लेकिन आजकल के दौर में ना कानून बोलता है उसमें, ना अदालतें बोलती हैं, उसकी ज़ीरो वैल्यू है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों ने इकरारनामे के बेस पर दावे किए हैं जो 10-10, 20-20 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सब फ़र्ज़ करते हैं कि कोई एक बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो वो एक से ज़्यादा स्टाम्प पेपर्स लिखवा लेता है, करारनामे कर लेता है, तो ये कहीं पर कोई इंदराज होता है इसका कि एक के बाद दूसरा नहीं होगा? नहीं, ये कहीं नहीं इंदराज होता। ये सिर्फ वोचर बनाते हैं 1200 का, 1250 का, और वो लेके बैंक से उस पर लिख देते हैं, कहीं भी रजिस्टर नहीं करते ये लोग। तो इस तरह के जो केसेस हैं उनका फ़ैसला कितनी मुद्दत में आ जाता है? मेरा ख्याल है 20 साल में भी नहीं आता जी। तो आप क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टी का काम अगर दोबारा से बेहतर बनाया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ करना होगा? उसमें ये है कि रेट, गवर्नमेंट की रेट कायम होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है, एक तो मैं आपको बताऊं कि सारा मुआशरा जो बिगड़ चुका है, कोई अखलाकी इक़दार नहीं है मुआशरे में। जो बड़े कर रहे हैं सियासतदान, जो लूट मार कर रहे हैं, छोटे लेवल पर भी वही सोच है अभी तक, और जो अफसरान है वही सोच के मालिक हैं। जो क्लर्क बैठा हुआ है वो उससे लेकर अफसर तक पैसे चलते हैं। तो जब किसी मुल्क में इस किस्म के माहौल हो तो कानून तो उसमें बेबस है जी। नाज़रीन, अभी हमारे साथ चौधरी हफीज़ मौजूद थे, चौधरी तारक गुज्जर सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी बात करते जानते हैं। जो सब मुझे बताइएगा, क्या लगता है आपको अचानक से ये काम जो है वो इतनी पीक पे चलता हमने देखा पिछले कई सालों से? जो यहाँ पर प्रॉपर्टी के इश्तिहार चलते थे, प्रॉपर्टी का काम चल रहा था, नई कॉलोनीज़ काटी जा रही थी, अचानक से कुछ महीनों से जो है वो ठप हुआ है, क्या वजूहत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है,
डॉलर हमारी रेंज से बहुत ऊपर चला गया है। डॉलर जब जाने की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और जो इसी वजह से लोग, चौधरी साहब की बात मैं सेकंड करूंगा कि इकरारनामा जात पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं और परचेज़ कर रहे हैं। और इकरारनामा जात भी जो है उसका प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं कर रहे। इकरारनामा जात चूँकि उसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब वो डिग्री होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो फिर वो डिग्री नहीं होता। उसकी वैल्यूएशन जो है उसके हिसाब से वो अगर करवाया जाए तो वो डिग्री होगा। अच्छा, इसका क्या फ़र्क होता है रजिस्टर्ड होने का और नॉन रजिस्टर्ड का? रजिस्टर्ड होने का ये अभी शुरू हुआ है कुछ अर्सा पहले उसके पहले रजिस्टर्ड यही होता था कि स्टाम्प फरोश के पास रजिस्टर्ड हो गया, उसकी मुसद्दका नकल बन गई, वो हो गया। अब उसकी रकम होती है, उसके परसेंटेज के हिसाब से वो पैसे चाहे स्टाम्प की मद में जमा करवाने हों, तो साल के तौर पर अगर पैसे जमा करवाने होते हैं 16 लाख रुपए, तो उसकी मद से जो पैसे वो जमा करवाएंगे उसमें रजिस्ट्री हो जाएगी। उसी मद से वो अपना जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो मुकर्रर जमा करवा दें तो वो रजिस्टर्ड स्टाम्प हो जाएगा। दूसरा ये है कि उस एग्रीमेंट को रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर, जिस तरह रजिस्ट्री का काम एक होता है, उसी प्रोसीजर के तहत इकरारनामे को रजिस्टर करवाया जाता है। इसमें और फ़र्द में क्या फ़र्क है? वो सॉरी, रजिस्ट्री में और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टाम्प पेपर है उसमें क्या फ़र्क है? रजिस्ट्री जो होती है उसमें तो ख़रीद करते हैं, अपना दो, एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसमें हकूक़ मुंतकिल हो जाते हैं ख़रीदारी के ज़रिए। और जो इकरारनामा होता है उसमें इकरारनामा जिस तरह सिविल में इसको FIR कहते हैं, ये इकरारनामा जो बेसिक ख़रीदारी का एक मुआहदा होता है, इसमें ये सिविल का जिस तरह इसमें FIR होती है, जिस तरह क्रिमिनल में, इसी तरह सिविल में ये इकरारनामा होता है। जो रजिस्टर्ड हो जाता है फिर उसके बाद जो है वो दूसरी पार्टी का भागना मुश्किल होता है? मुश्किल होता है क्योंकि उसमें उनके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, वो स्कैन होते हैं बाकायदा उनके। अगर वो एविडेंस अच्छी हो, गवाहन अच्छी अंदाज में वो जिरा करवा सकें तो वो डिग्री हो जाता है। ओके, मौजू की जानब वापस आते हैं। आप क्या समझते हैं प्रॉपर्टी का काम कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? प्रॉपर्टी का काम टैक्स कम करने चाहिए, लोगों की बसात से बहुत बाहर हो चुके हैं, इसी वजह से कॉलोनियाँ और तकरीबन जो है ख़रीदो फरोख्त बहुत कम हो गई है। अब देखें यहाँ पर DC ऑफिस में शाज़ो नाज़री ख़रीदने वाले और फ़रोख्त करने वाले लोग नज़र आ रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, इसमें आपने गौर नहीं किया कि रियल एस्टेट की वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो भी तो ख़त्म होती जा रही है? ये मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान है। पहले तो ये ख़रीदो फरोख्त भी बंद होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि प्लाज़ों का सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल तबाह हो गई है। अगर जिस आने वाला दौर जो होगा उसमें ज़राअत को फ़ोकियत नहीं होगी, क्योंकि ज़राअत के लिए रकबा ही नहीं होगा। मैं अब भी इक़्तिदार वाला से रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि इस पर इतनी कॉलोनी ना दें, मंजूर ना करें खुदारा, ताकि प्लाज़ों का सिस्टम बनाएं जिस तरह कराची में चल रहा है, लाहौर में चल रहा है। प्लाज़ों के सिस्टम के ज़रिए अपने लाएँ ताकि ज़राअत को बचाएं। अगर खुराक होगी तो हम ज़िंदा रहेंगे। जी, आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कितनी कुबाहतें हैं जो लोगों को मायूस करती हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इधर टैक्स की जो है ना, जैसे चौधरी साहब ने फरमाया, टैक्स जो है वो इतने हाई कर दिए हैं इन्होंने कि आम बंदे के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदने का सोच भी नहीं सकता आम बंदा। वो अपने घर का गुजर बसर इतना मुश्किल करता है वो, तो प्रॉपर्टी कैसे ले सकता है एक नया बंदा जिसने एक मकान जो किराए पे रह रहे हैं, उन्होंने पहला जो एक नया अपना मकान लेना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़। अच्छा, मुझे प्रॉपर्टी के हवाले से बताएंगे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? जी, प्रॉपर्टी के हवाले से इतने टैक्सेस लग चुके हैं कि आवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है, और लोग रजिस्ट्री करवाने से डर रहे हैं, कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के खातों में आ जाएंगे। और लोग ज़्यादातर ईस्ट आम के ऊपर जा रहे हैं। ईस्ट आम का ये नुकसान है कि गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू नहीं जाता, और लोग उस पर स्टाम्प करके उसके बाद उसको आगे सेल कर रहे हैं, और टैक्स जो है वो बच रहा है, और पाकिस्तान हुकूमत को उल्टा लॉस में जा रही हैं। हमारी पंजाब हुकूमत इतना नहीं कर पा रही कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसके ऊपर कोई कंसंट्रेशन करें। इन्होंने टैक्स बढ़ाते जा रही हैं, नॉन फाइलर को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, फाइलर को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे। अब विद होल्डिंग टैक्स आप देख लें, इन्होंने नॉन फाइलर का 4% कर दिया, फाइलर को 2% कर दिया। अगर यही 4 साल पे होता टैक्स आपका माफ़ होता
जो हमारे फैसलाबाद में इतना रेवेन्यू जनरेट होना था कि अच्छा खासा पंजाब हुकूमत को चलना था, पंजाब हुकूमत ने। अच्छा, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या इश्यूज़ है। दोबारा चोरी हफीज़ एडवोकेट की जानब रुख करते हैं। चोर साहब, मुझे बताइएगा, जैसे अभी बात हो रही थी एग्रीकल्चर लैंड हमारी मुतासर हो रही है, इस पर कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अगर हम ओवरऑल दुनिया में देखें तो इंग्लैंड में, अमेरिका में जो डेवलप कंट्री हैं उनमें प्लाजे बन रहे हैं 2-2 कमरों के या 4-4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कमरों के प्लाजे होते हैं, और उनमें 22 स्केल का बंदा भी है, बहुत अमीर लोग भी हैं, सदर भी है, उनका वज़ीर आज़म भी है। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर जो है, जो 5-5 कनाल, 10-10 कनाल, 12-12 कनाल ये घर बना रहे हैं, तो ये तो कोई कल्चर अच्छा नहीं है। ऐसे तो लोगों में ये सोच पैदा होगी कि फलां का घर ज़्यादा है, मैं भी बड़ा बनाऊँगा। देखें, ये हमारे यहाँ पे डीसी ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, कितने कितने बड़े घर हैं। इन पे अगर प्लाजे बनाए जाए तो बाहर की कॉलोनियों को तो फ़ायदा कोई नहीं है। एग्रीकल्चर को, लैंड को बचाना चाहिए मेरे ख्याल में। सब ये बड़ी आपने अहम बात की, इसकी निशानदेही भी की जा रही है कि जैसे ये चनाब क्लब बनाया हुआ है कि यहाँ पर लोगों को एलीट ने अपना रहने के लिए कब्ज़ा किया हुआ है। इसी तरह से डीसी ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस या आरपीओ सीपीओ की जो रहायश गाहें हैं, अगर इसको प्लाजों की शक्ल दी जाए तो इसमें कोई कानून आड़े आ रहा है? क्या वजह हुकूमत क्यों नहीं कर पाती? नहीं, कोई कानून आड़े नहीं आता, इनकी सिर्फ ज़िद है, ये अफसरशाही है। ये जो अंग्रेज़ ने कानून बनाया था, अंग्रेज़ तो यहाँ पे हुकूमत करने के लिए आया था, ये उनकी सोच है। हमारी सोच उनसे डिफरेंट होनी चाहिए। हमारा ये अपना मुल्क है, अंग्रेज़ का अपना मुल्क नहीं था, वो तो हमें दबाने के लिए आया था। उन्होंने अपनी रहायशें, अपने दफ्तर बड़े बड़े इसलिए रखे थे ताकि वो अपना रोब जमा सकें। तो हमारे तो लोग वर्कर हैं, सिविल सर्विस में जो लोग आते हैं वो सर्वेंट होते हैं, लेकिन वो अपने आप को सर्वेंट ज़ाहिर ही नहीं करते, वो तो बादशाह कहलाते हैं अपने आप को। ये इतने बड़ा दफ्तर किस लिए है? ये खाली पड़ा हुआ, तमाम इसमें क्लर्क बैठे हुए हैं, कोई अफसर नहीं बैठा। मुझे बताएं इसका क्या फ़ायदा है? नाज़रीन, इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट मौजूद थे जो बता रहे थे कि किन इश्यूज़ का सामना, और अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो फिर जो है इस काम को भी दोबारा चलाया जा सकता है, और साथ में एग्रीकल्चर लैंड को भी बचाने के हवाले से एक पूरा प्लान मुरतब किया जा सकता है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ पर डेवलपर्स भी मौजूद है और रेवेन्यू से वाबस्ता वकला भी मौजूद है। बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को दरपेश इश्यूज़ के हवाले से, और आने वाले वक्त में जो प्रॉपर्टी डीलर्स या एडवाइज़र्स हैं वो किस तरह से अपनी पॉलिसी चेंज करके बेहतरी ला सकते हैं। और स्पेशली जो तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है सोशल मीडिया पर कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ख़त्म की जा रही है, कॉलोनी मालकन उस पर हाथ साफ़ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कहीं ये ना हो कि हम कॉलोनीज़ तो बहुत ज़्यादा बना लें लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ख़त्म हो जाए। तो इस हवाले से हमारे साथ डेवलपर भी मौजूद हैं जो कॉलोनीज़ का काम करते हैं, और उसके अलावा जो यहाँ पर मार्केट कमेटियों का काम कर रहे हैं वो भी मौजूद है, वकला भी मौजूद है। उन तमाम से जो भी मौक़िफ़ होगा आप तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले हमारे साथ इम्तियाज़ चौहान मौजूद है। चौहान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या किरदार है, वकला का क्या किरदार है प्रॉपर्टी के काम के हवाले से? जी शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई। सबसे पहले तो ये है कि जो आज का रजिस्ट्रियों का काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जैसे कि जून जुलाई में होता था, जो रेट जो ज़्यादा बढ़ाए जाते थे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना रजिस्ट्रियाँ करवाते थे। दूसरा ये है कि जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने एक लेटर लिखा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ना उसके ऊपर जो बिल्कुल जो है ना ज़राई रकबे के ऊपर कॉलोनी ना बनाई जाए। तो इस हवाले से जो मौजूदा एफडीए ने एक्शन लिया है उस हवाले से भी लोगों ने ना बिल्कुल प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल छोड़ दिया, परचेज़ करना, सेल करना। डेवलपर जो हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। तो इसकी एक मेन वजह ये भी है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा टैक्स इसके ऊपर लगाए हुए हैं। तो इस हवाले से जितना भी कचहरियों में भी या इधर उधर सारे काम जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, टैक्स के अलावा क्या समझते हैं आप, क्या वजह बनी?
टैक्स के अलावा ये बनी है कि एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने लेटर लिखा है कि जो ज़रूरी रकबे के ऊपर कॉलोनी बनाई जाती है ना, वो बिल्कुल ना बनाई जाए। अब इस पर FTA ने भरपूर एक्शन किया है। पिछले दिनों हमारे गांव में भी, दूसरे गांव में भी जो ज़रूरी रकबे पे कॉलोनियाँ बनी हैं, उनकी जो है उनको जो बिल्कुल जो मस्मार करने पर आए हुए हैं। तो आपके ख्याल में ये सही हुआ है या गलत हुआ है? जी बिल्कुल ये सही हुआ है। इनको चाहिए कि ज़रूरी रकबे पर कॉलोनियाँ ना बनाई जाएँ। जो बंजर इलाके हैं जहाँ पर कड़वा पानी है, वहाँ पर कॉलोनियाँ बनाई जाएँ, ताकि जो हमारा ज़रूरी रकबा है ना, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, जो हमारा ज़रूरी रकबा है ना वो तबाह ना हो। अच्छा चौहान साहब, ये समझा जाता है कि यहाँ पर जो डेवलपर्स कॉलोनी बना देते हैं और कोई अगर केस सामने आता है प्रॉपर्टी का तो वो बड़ा लंबा चलता है, इसकी वजूहत क्या है? उसके वाले से ये है कि एक आदमी जो मुश्तरका खाते होते हैं, एक भाई जो सेल करता है, दूसरा भाई अदालत से जाकर उसका स्टे ले लेता है। जो स्टे है वो काफ़ी लंबा चला जाता है। जो हमारी प्रोसीडिंग है इधर कचहरियों में भी रेवेन्यू के हवाले से वो काफ़ी लंबी चली जाती है। इस हवाले फैसलाबाद में या हर जगह यही सूरत हाल? पूरे पंजाब में आप देख लें, बल्कि पूरे पाकिस्तान में देख लें, ये प्रोसीडिंग जो है अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या सिविल कोर्ट की वो ज़्यादा होती है। क्या सुजेशन देंगे, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? इस हवाले से ये किया जाता है तो पहले एक मुकम्मल जो है ना प्लानिंग बनाई जाए कि जो ज़रूरी रकबे पर, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूरी रकबे पर कॉलोनी ना बनाई जाए, और दूसरा ये है कि जो उनकी डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से की जाए, ताकि लोगों को जो एतमाद भी हो और लोग उस रकबे को ख़रीदे भी। समझा जाता है कि उस ज़रूरी रकबे की हैसियत चेंज की जाती है, गवर्नमेंट को उसके बाकायदा पैसे दिए जाते हैं कन्वर्ट करने के, तो गवर्नमेंट का तो फ़ायदा भी होता है। सर उसमें जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट करने को एक शेर को किसी और चीज़ की खल पे ना दी, रहता तो वो अंदर से शेर ही है, लेकिन ये है कि ज़रूरी रकबे ने ज़रूरी रकबा ही रहना है। तो इस हवाले से जो उसकी जो मुकम्मल छानबीन की जाए ना, वो इंशाल्लाह ज़रूरी रकबा ही आपको मिलेगा अंदर से। जी थैंक यू चौहान साहब, अभी हमारे साथ ही रहिएगा। चौधरी अबैदुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, अबैद रहमान। वैसा मुझे ये बताइएगा, आप भी कारोबार से वाबस्ता हैं प्रॉपर्टी के, किस तरह से आपने ऑब्ज़र्व किया है जब कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले ये बहुत बेहतर जा रहा था लेकिन अभी बड़ा डाउन जा रहा है, क्या वजूहत है इसकी? वालेकुम सलाम जी अब्दुर्रहमान भाई, 1 साल से प्रॉपर्टी का काम तो बिल्कुल बंद हो चुका है, तबाह हो चुका है। मैं एक दोस्त के पास बैठा था, मैंने कहा प्रॉपर्टी में इस वक्त जवाल है। वो कहता है जवाल नहीं, बदतरीन जवाल जा रहा है। ऐसा पहले भी कभी हुआ? पहले भी 5-6 साल पहले हुआ है, तब भी टैक्सेस बढ़ाए थे तो ऐसा हुआ था, अब भी टैक्सेस बढ़ाए तो ऐसा हुआ है, लेकिन प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल बंद है। अब तक बेहतरी आ सकती है? जब तक अभी उम्मीद नहीं है, इलेक्शन के बाद शायद कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा, ये समझा जाता है कि प्रॉपर्टी के काम से क्योंकि लोगों को रोज़गार इतना नहीं मिलता, इस वजह से हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देती। रोज़गार मिलता है, उधर सब काम करते हैं, डेवलपर, मशीनरी वाले, ठेकेदार, हर एक को रोज़गार मिलता है, क्यों नहीं मिलता। लेकिन ये अलग बात है, प्रॉपर्टी वालों को मतलब सर बोझ प्रॉपर्टी वालों को उठाना पड़ता है टैक्सेस का। मसलन ये देखो, इस वक्त पहले रजिस्ट्री का खर्चा था 2%, अब 7% है, फिर 14% हो गया और प्रॉपर्टी बंद हो गई बिल्कुल। ये खर्चे तो सारे के सारे उस पर आ जाते हैं ना जो अपने नाम रजिस्ट्री करवाता है। जी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, रजिस्ट्री के बगैर बंदा मजबूत नहीं होता, क्योंकि इधर कानून नहीं मजबूत वैसे प्रॉपर्टी का। अच्छा, ये भी तनकीद की जाती है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि जिसमें लोग सिर्फ इकरारनामा करवाते हैं और रजिस्ट्री नहीं करवाते। हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो लोग करते हैं जो लोग पैसा नहीं देते, मतलब ज़िम्मेदार को तंग करना होता है, लेकिन जिन्होंने देना होता है वो तो तंग होते हैं ना टैक्सेस की वजह से। वान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मसला बना होता है कि यहाँ पर लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते, उसकी बजाय इकरारनामा करवा लेते हैं, और रजिस्ट्री करवाएं तो बहुत ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। इसकी वजह अब्दुर्रहमान भाई ये है कि इकरारनामे की वजह से जो यहाँ पे केस की रेशो है वो इसीलिए ज़्यादा है कि इकरारनामा एक मजबूत चीज़ नहीं है। सिर्फ वक्ती तौर पर आप किसी के साथ वो एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट वो उसको जब तक फुलफ़िल नहीं किया जा सकता उस वक्त तक उस एग्रीमेंट की कोई इतनी वैल्यू नहीं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे केसेस की, सिविल केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है उस इकरारनामे। उसके बाद क्योंकि वो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से मुतरफ़र हो जाती हैं, और इसी वजह से सिविल केसेस की रेशो ज़्यादा है। और उसकी ज़्यादा एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे हमारे जो कोर्ट्स हैं वो काफ़ी कम है, केसेस के साथ 150+ केसेस रोज़ एक कोर्ट में, वो जज साहब भी उसको कैसे सुनेंगे। इसलिए हुकूमत वफ़ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अदालतें बनाई जाए, जो जजों को मुकर्रर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जजेस भर्ती किए जाएँ। और जो इकरारनामा ये एक वैलिड चीज़ नहीं है, एक रजिस्ट्री का रेट कम किया जाए ताकि लोग बाकायदा रजिस्ट्री करवाकर अपने नाम इंतकाल ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा, मुझे इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि इसमें जो वकला का किरदार है वो क्या हो सकता है? वकला का किरदार देखिए जी, वकला के पास अगर क्लाइंट ने आकर जो कहना कि वो इकरारनामा करना है तो उन्होंने वही करना है ना, क्योंकि फीसिस तो क्लाइंट ने देनी है, वकला ने तो नहीं पे करनी।
ठीक है ना। लेकिन इसलिए इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास लोग हैं उनके पास सकत ही नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से अगर 30-40 लाख का प्लाट लेते हैं तो फिर उसके लिए वो 2-3 लाख की रजिस्ट्री एक्स्ट्रा एक अमाउंट बढ़ गई है, जो उनके लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ है। इसीलिए वो इकरारनामे को फोकस करते हैं। और इकरारनामा मेरी नज़र में एक वैलिड चीज़ है, लेकिन वो एक चीज़ जो कानून को फुलफ़िल नहीं करता। वो सिर्फ एक एग्रीमेंट हो सकता है, वो आपके नाम रकबा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जब तक आप रजिस्ट्री नहीं करवाते। सर, केसेस जो बढ़ने की आपने बात की, तो ये वकला पर भी तनकीद की जाती है कि वो जानबूझकर केस को लंबा करते जाते हैं। नहीं, वकला के लिए मैं नहीं ये कह सकता कि वकला केस को लंबा करते हैं। उसमें देखें सिविल केसेस में काफ़ी सारे भाई होते हैं, डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं। वो पार्टीज़ ने आना तो केस ने प्रोसीड करना है ना, वो पार्टीज़ डिले करती हैं दूसरी पार्टी का जोर लगाने के लिए, उसके नोटिस, अखबार, इश्तिहार जो उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उसको चलाने के लिए वो केस को लेंथी करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसमें वकील का तो कोई नहीं, उन्होंने तो कोर्ट में जाना, जो कोर्ट की रिक्वायरमेंट है उन्होंने पूरी करनी होती है वो करते हैं। लेकिन आगे जो पार्टीज़ होती हैं वो इसको डिले करती हैं, जिसके हक़ में वो स्टे वगैरह हुआ हो, अपने बेनिफिट के लिए इसको वो रोक के रखती हैं। प्रॉपर्टी के जो मामला था वो बड़े लंबे खिंचते चले जाते हैं। प्रॉपर्टी का असल में ये प्रॉपर्टी का सिविल केस होता है, सिविल में डिफरेंट होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, तो इसीलिए कि एक इसमें केसेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो एक तो डेट ज़्यादा लंबी डलती है, 1 माह से पहले 1 माह में एक प्रोसीडिंग होती है, तो 1 माह में आप समन और नोटिस वगैरह ही करवाएं तो तकरीबन 3-4 माह का प्रोसेस है। तो 3-4 माह में पार्टियाँ तो घबरा जाती हैं कि पता नहीं क्या फ़ैसला होगा। लेकिन असल में ये सिविल प्रोसीडिंग है। अगर तमाम पार्टीज़ मुश्तरका तौर पर कोर्ट में आकर अपनी प्रोसीडिंग को यकसू करती जाए तो मुझे नहीं लगता ये केस इतना लंबा चलेगा, या इतना लंबा चलना चाहिए। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक और डेवलपर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा क्या देखते हैं आप प्रॉपर्टी के हवाले से, किन मुश्किलात का सामना प्रॉपर्टी वालों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी के हवाले से बात की जाए तो इस टाइम प्रॉपर्टी की जो इंडस्ट्री है वो मुकम्मल ठप हो के बंद हो गई है। पहले लोग रजिस्ट्री ख़र्चा तो देना पड़ता था, जो परचेज़ करता था उसको तो रजिस्ट्री ख़र्चा तो उसने देना होता था। लेकिन अब जब वो सेल करता है तो उसको अगेंस्ट टैक्स इस तरह पड़ जाता है कि जो उसकी बचत होती है वो उसकी अगेंस्ट टैक्स की मद में चली जाती है। तो इसलिए मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये जो टैक्सेस हैं इनको कम किया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। पहले जो लोग कपड़े का काम करते थे, जूतों का काम करते थे, उन्होंने साइड बिज़नेस के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की होती थी। तो अब ये पोजीशन है कि जैसे सारे कारोबार बंद है, इसी तरह प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो मुकम्मल ठप होकर बंद हो गया है। ठीक है जी, तो इसलिए मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि टैक्सेस कम किए जाएँ और रियल एस्टेट के कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए। अच्छा, पहले समझा जाता था कि रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो इसी तरह जैसे आपने निशानदेही की कि पार्ट टाइम है, लेकिन अभी फुल टाइम तमाम लोगों ने यही कारोबार बना लिया, औरतों को चल नहीं रहा। लेकिन ये कारोबार बंद होने की वजह से है ना, देखें कंस्ट्रक्शन के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले लोग इस तरह करते थे, को मकान बना के सेल कर दिया, को दुकान बना के सेल कर दी। लेकिन अब बात की जाए ईंटों का रेट आप देख लें, सीमेंट का रेट देख लें, कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए लोगों ने प्लाटों की मद में शुरू किया काम। लेकिन प्लाटों की अब ये पोजीशन बन गई है कि जितने उनको 6 माह में या साल में उनको बचत आती है वो उनकी पहले अगेंस्ट टैक्स की मद में चली जाती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन तो वैसे हो भी नहीं रही कहीं, फिर क्यों रेट बढ़ रहे हैं? सर, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल बंद है। जो रियल एस्टेट का कारोबार इस टाइम तबाह होकर रह गया। हमारी इंडस्ट्री मुकम्मल बंद है। टोटल जो डेवलपर्स हैं वो फारग बैठे हुए हैं। इवन कि इस तरह की पोजीशन बनी हुई है कि लोग राब्ता कर रहे हैं, जिनको जो लोग हमारे पास आके कहते थे कि हमें प्लाट दें, कोई शॉप्स दें या हमारी इन्वेस्टमेंट करवाएं, तो अब ये पोजीशन बनी हुई है कि हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि यार आप हमारे पास आएँ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये है। और जो 50 लाख वाली चीज़ है वो इस टाइम मार्केट में 35 की 40 की मिल जाती है। अच्छा, हालांकि रुपया जो है वो बड़ा नीचे जा रहा है, टाका टोकरी हुआ पड़ा, उसके बावजूद जो एसेट्स है वो कम हो रहे हैं, इसकी वजूहत क्या है? देखें जी, जब रियल एस्टेट का काम बंद होगा, जिस तरह सारे कारोबार बंद हो गए हैं, इसी तरह जब ज़वाल आता है किसी चीज़ पे तो सारे कारोबार ऑल ओवर ही फ़र्क पड़ता है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी पे नहीं पड़ता। आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री देख लें, वो सारी बंद पड़ी हुई है और जो मुल्की हालात हैं वो आपके सामने हैं। भाइयों, वो तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों, वो तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें।
नाज़रीन, अभी हमारे साथ चौधरी यासीन कसाना मौजूद है जो कि प्रॉपर्टी से वाबस्ता है, बड़ी मुद्दत से प्रॉपर्टी एडवाइज़र भी कहा जा सकता है उसको, माहर भी हैं तमाम अमूर के, बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, प्लानिंग का काम भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। चौधरी साहब शुक्रिया आपका। मुझे ये सबसे पहले बता दीजिएगा कि अभी जो प्रॉपर्टी की करंट सूरत-ए-हाल, जैसे कि तमाम दोस्त निशानदेही करते चले आ रहे हैं, वैसे ये पिक्चर जी जो कुछ दोस्तों ने बताया है बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि प्रॉपर्टी का कारोबार तकरीबन बंद हो चुका है। मगर आपने शुरू में बात की, उसमें बड़ी अच्छी बात थी कि हमारी जो ज़रूरी ज़मीन है वो ख़त्म होती जा रही है और उनकी जगह पे कॉलोनियाँ बन रही हैं। आप अगर मौजूदा मास्टर प्लान पे तवज्जो करें तो वहाँ पर आपको पूरा फैसलाबाद, चंद चकूक बाकी रह गए हैं जो ग्रीन जोन में है, वो सारे का सारा फैसलाबाद जो है वो अर्बन एरिया में डिक्लेयर हो चुका है। तो जब सारे का सारा फैसलाबाद अर्बन एरिया में डिक्लेयर हो चुका है तो अब आप वहाँ पर कॉलोनियाँ बनने से रोक नहीं सकते। दूसरा, जो इंडस्ट्री को तबाह करने वाली बात है वो मेन वजह रेट्स का बढ़ जाना नहीं है। रेट तो बढ़ गए, रेट ये होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे अहम चीज़ है टाइम फ्रेम। मैंने जब एक कॉलोनी बनानी है तो मैंने लोगों को एक रेट देना है, उस रेट का एक टाइम फ्रेम होना है, उसमें मैंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाने हैं, उसमें ज़मीन के चार्जेस लगने हैं। मगर होता ये है कि आज हम कोई सौदा करते हैं तो आज रेट जो है वो कंस्ट्रक्शन का कुछ होता है, कल को कुछ होता है। मेन इंडस्ट्री के बंद होने की वजह, आप एक दफ़ा रेट बढ़ा दें, फ़िक्स कर दें कि पूरे साल में स्टील जो है वो 300 रुपये में होगा, सीमेंट जो है वो 1100 में होगा, ईंट 14,000 में होगी, तो हम उसको प्लान करके फिर भी काम चला सकते हैं। आज हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट लें, किसी से वादा करें कि आपको इस रेट पे प्लाट, मकान, कंस्ट्रक्शन, प्लाजा देंगे, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से तमाम ऑफिस जो हैं रियल एस्टेट से वाबस्ता, वो प्लाट बेचने वाला हो या वो प्लाजे बनाने वाला हो या वो घर बना के बेचने वाला, उसने अपना कारोबार बंद कर दिया है। इस पे गवर्नमेंट ने ना सोचा है और ना कोई नज़र आ रहा है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट या जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वो कुछ सोचेगी। जो लोन्स की स्कीम थी 5% वाली, 7% वाली, जिसने इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को थोड़ा बूम दिया था, वो भी बंद कर दी गई हैं और कोई सूरत हाल बाकी नहीं है कि कोई आदमी जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर सके या कोई प्रोजेक्ट लेकर आ सके। अच्छा, आपकी ये जो डिमांड है कि यहाँ पर एक रेट होना चाहिए, देखें ये वैलिड तो इस सूरत में होती है अगर बाकी प्रोडक्ट्स का रेट एक चलता है या रुपया इवन के एक रेट पे चलता है। यहाँ पर आप देखें आपकी हुकूमत आई है जब से साल होने को है, तो हर चीज़ की जो फ्लक्चुएट कर रहा है, रुपया भी कर रहा है, डॉलर के अगेंस्ट नीचे आया इतना ज़्यादा, ब्लैक मार्केट में 300 रुपये तक डॉलर चला गया है, वैसे मार्केट में 260 का जो ले रही है गवर्नमेंट। तो ये तो देखें डॉलर पे भी डिपेंड करता है, चीज़ें बाहर से भी लानी है, यहाँ पर लेबर कास्ट हमारे बहुत बढ़ गई है। तो किस तरह से हो सकता है कि तमाम चीज़ों का रेट जो है वो कम से कम साल के लिए हो? यहाँ पर तो आप किसी भी दुकान पर चले जाएँ 8 बाज़ारों में तो वो कहते हैं कि आज का रेट आज के लिए है। देखें, आप ज़िम्मेदार की गंदम का रेट अनाउंस करते हैं तो उसको फ़िक्स कर देते हैं कि हम आपको 3,000 रुपया फ़ी मन देंगे और उसके बाद उसके ऊपर आप पर्चे देते हैं, उसको अंदर करते हैं और जहाँ पर गंदम पड़ी हुई होती है कहते हैं हम उठा लेंगे और आप उठा के लेके जाते हैं। जब गवर्नमेंट ने कोई काम करना हो, किसी के अंदर भी विल मौजूद हो तो वो काम किया जा सकता है। आप पेट्रोल का रेट 15 दिन के लिए फ़िक्स करते हैं, आप सीमेंट इंडस्ट्री के साथ, आप सरिया इंडस्ट्री के साथ, जो मेजर 2 आइटम होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो सरिया और सीमेंट है, उसी पे पूरा रेट जो है वो बेस कर रहा होता है। आप उसको फ़िक्स कर दें तो मेरे नहीं ख्याल के ये नहीं हो सकता, मगर इसके लिए एक विल चाहिए। गवर्नमेंट वो जो आप बात कर रहे हैं ये भी तो गलत है ना कि आज का रेट ये है, आज का रेट वो क्या है? गवर्नमेंट की ग्रिप नहीं है, गवर्नमेंट वो काम कर नहीं पा रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज नून लीग की गवर्नमेंट है तो मैं उसकी जो बताऊँ कि जी वो बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ अब्दुलरहमान भाई कि ये ही तो गवर्नमेंट का काम होता है कि आपने चीज़ों को एक सिस्टम में लेकर आना होता है, वो नहीं कर रही गवर्नमेंट, जिसकी वजह से अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कम से कम नहीं चल सकती। दूसरा, 6,000 स्क्वायर फुट पे इस वक्त मकान का रेट चला गया है, यानी कि आप एक 2.5 मरले का मकान भी अगर आप तमीर करेंगे तो आपको 1 करोड़ से कम में वो नहीं पड़ेगा।
लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन कास्ट। मुझे बता दें कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसकी सैलरी 25,000, 30,000, 50,000 है, वो कैसे मकान बना सकेगा? वो वही तरीका था जो पिछले दौर में 12,000, 15,000 इंस्टॉलमेंट के ऊपर बैंकों ने लोन दिए और बैंकों को पाबंद किया गया कि आप 10%, 15% ये लोन जो है लाजमन देंगे। उसके लिए शराइत को कम करना चाहिए, लोगों को रिलीफ पैकेज देना चाहिए और लोगों को, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा आगे इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई 45 और इंडस्ट्रियां हैं। आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद नहीं करना, आपने इसके साथ जुड़े हुए 45 इंडस्ट्रियों के जो चूल्हे वहाँ से मजदूरों के चल रहे हैं उनको बंद करना है। अच्छा, इसकी थोड़ा सा मज़ीद वजाहत भी कर दें कि किस तरह से मुमकिन होगा अब इन सूरत हाल में कि जब यहाँ पर मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है तो हुकूमत की ग्रिप भी मजबूत हो और वो थोड़ा रिलीफ भी दे सके? देखें, इसके लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट के अंदर जो इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के माफिया जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो बिला वजह गैर कानूनी कॉलोनियों का ऐलान करते हैं, 2 से 3 एकड़ जगह लेते हैं और 100 एकड़ और 200 एकड़ का प्रोजेक्ट अनाउंस करके लोगों को अब लालच देते हैं कि 15,000 रुपया फ़ी माह हमें दें कि वो सारा पैसा ड्रेन करके अपनी तरफ ले जाते हैं। जो ये भाई बता रहे थे अभी कि जी गाहक नहीं है, वो गाहक इसी वजह से नहीं है कि वो बताते हैं 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स होगी, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगेन वही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है और वो सारा अरबों रुपया वो छीन के ले जाते हैं। अगर सिर्फ़ और सिर्फ रियल बायर के पास बात रह जाए, रियल ग्रुप के साथ बात रह जाए, रियल प्लाट की सेल रह जाए तो ये गवर्नमेंट काम को ठीक कर सकती है। ये फैलों का सिस्टम बंद होना चाहिए। बड़ी बड़ी मेगा कॉलोनीज़ को फौरी तौर पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनको चेक एंड बैलेंस करके गवर्नमेंट ठप्पा लगाए। अच्छा, फाइल सिस्टम में क्या कुबाहत है जी? फाइल सिस्टम में क्या कुबाहत है? फाइल सिस्टम में यही कुबाहत होती है कि प्रॉपर्टी का ज़मीन होती नहीं है ऑन ग्राउंड। आपने एक फॉर्म अप्लाई किया, बैंकों से मैं पैसे लिए, प्लाट हैं 500, आपने पैसे पकड़ लिए 4,000 के, फिर 500 को तो दे दिया, बकाया जो पैसा वो आपके पास डंप हो गया, आपको आस्ता आस्ता वापस कर देते हैं, पूछने वाला आपको है कोई नहीं। इतना बड़ा टाइट कौन होता है मालिक कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता। यही सबसे बड़ा फ्लाज है। दूसरा, मैं रजिस्ट्री करवाता हूँ, मैं उस क्लास का डेवलपर हूँ कि मैंने रजिस्ट्री करवा के काम करना है, मैंने रजिस्ट्री से प्लाट बेचना है, मैं तो दे रहा हूँ 7 से 10% गवर्नमेंट को टैक्स। मेरी रजिस्ट्री के ऊपर तो करोड़ के ऊपर पड़ रहा है 10 लाख रुपया, उनको पड़ रहा है 0 टैक्स। एक गवर्नमेंट को भी नुकसान हो गया और प्लस लोगों के साथ फ्रॉड भी हो गया। अच्छा, अब दोबारा वापस आते हैं। आपने जैसे निशानदही की कि यहाँ पर जो शहरी एरिया के गिर्द ज़मीन है या सदर में जो बाईपास के गिर्द है वो अब एग्रीकल्चर लैंड उस तरह से नहीं रही, लेकिन जो बाकी एग्रीकल्चर लैंड है उसको किस तरह से बचाया जा सकता है? देखें, इसके तो आपको पता है कि मेगा ऑपरेशन की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर लैंड हर देहात के साथ 10-10, 20-20 एकड़ हमारी अज़ाफ़ी आबादियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाम अज़ाफ़ी आबादियों का दिया जाता है और अज़ाफ़ी आबादी के ज़रिए उस प्लाटों को मुश्तरका खाते में रजिस्ट्रियाँ करवा दी जाती हैं। अगर मुश्तरका खाता और इस तरह की रजिस्ट्रियाँ गवर्नमेंट बंद कर दें तो ऐटोमेटिक वो प्लाट ज़रूरी ज़मीन बिकेगी नहीं, उसके ऊपर पाबंदी होगी कि ये यानी कि मुश्तरका खाते में सेल नहीं हो सकती, तो ऐटोमेटिक वो रुक जाएगा। तब ज़रूरी रकबा बच सकता है और सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ऑलरेडी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की तो ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि आप अगर इस्लामाबाद से बाहर निकलें तो पहले तो हमने सिर्फ मैदानी इलाके ही खाए थे ना, अब हमने पहाड़ों को भी खाना शुरू कर दिया है। बिलू एरिया, फ़लानी सिटी, फ़लाना टाउन, फ़लानी पैराडाइज अब पहाड़ों के ऊपर भी काटी जा रही हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं इतनी पॉपुलेशन का क्या करेंगे, कहाँ पे घर देने उन्हें? अब ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने की ना। इतनी पॉपुलेशन हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमें मल्टी स्टोरी में जाना होगा। हमें गवर्नमेंट को 5, 6, 7, 10 स्टोरी, जिस तरह कराची है, जिस तरह इस्लामाबाद में फ़्लैट शुरू हो गए हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि हम 1 स्टोरी 2 स्टोरी घर बनाते हैं। पूरा फैसलाबाद में आप देख लें और एक मकानों का जंगल जो है वो उग रहा है, तो ये तो ज़मीन खा जाएगा आपकी। 1 एकड़ में अगर हम 10 स्टोरी के ऊपर जाते हैं तो वो 10 एकड़ में कन्वर्ट हो गए। 25 एकड़ को अगर हम 10 स्टोरी में लेकर जाते हैं वो 250 एकड़ में कन्वर्ट हो गया। यही एक वाहद रास्ता है कि आपको प्रॉपर सहूलतें देकर, प्रॉपर प्लानिंग जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की करके फिर आपको ये काम लॉन्च करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप पाकिस्तान का रकबा
अब नहीं बचा सकते, जितनी बड़ी आबादी है और साथ में थोड़ा आबादी को भी कंट्रोल करना होगा। अच्छा, आबादी को कंट्रोल तो खैर ये हुकूमत जैसे आपने बताया मौलवियों के डर से नहीं करेगी। अच्छा, अब इसमें ये बात जो आपने बताई कराची और इस्लामाबाद का वेदर ठीक है, फैसलाबाद के वेदर में मल्टी स्टोरी कामयाब हो सकती है? जी, फैसलाबाद के वेदर में मल्टी स्टोरी इस तरह कामयाब हो सकती है कि हम हर बिल्डिंग के ऊपर उसका एक सोलर सिस्टम देंगे जो उसको फ्री बिजली प्रोवाइड करेगा, और जब आपके पास एसी मौजूद होगा तो आप इस वेदर को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फैसलाबाद में 40 डिग्री 42 डिग्री तक जाता है, तो एसी में आकर वो आपको 18-20 डिग्री दे सकता है। जब सोलर से आपको फ्री एसी बिजली मिल रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये तो बड़ी जो डेवलप जो प्लाजा होगा या कोई फ्लैट सिस्टम होगा उसमें होगा। रूटीन में अगर कोई अपनी 2-4 स्टोरीज़ बनाता है तो उसके लिए तो सबसे बड़ा यही मसला होता है। इसी वजह से जो प्लाजे आप फैसलाबाद में देखें, कितने प्लाजे हैं जो कि आखिरी मंजिल तक जो है वो बिके हैं। हमेशा सबकी कोशिश होती है कि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक रहा जाए। उसकी मेन वजह ये होती है कि जब कोई शख्स प्लाजा शुरू करता है, फैसलाबाद में जिन प्लाज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं उनमें से 75% प्लाजे मंजूर शुदा नहीं हैं। जब प्लाजा मंजूर शुदा नहीं होगा तो उसको बैंक का लोन नहीं मिल सकता। जब आप बाकायदा एक प्लाजे को अप्रूव करके एक पूरा बैंकिंग निज़ाम इसके साथ जोड़ेंगे, जिस तरह कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में बैंक साथ अटैच होता है, 1%, 2%, 3% पे डेवलपर्स को लोन देता है। जब और ये प्लाजे नाकाम भी इस वजह से ही होते हैं कि ज़मीन के पैसे होते हैं, ऊपर लगाने वाले पैसे नहीं होते, फिनांस पास नहीं होता। जब वो फिनांस पास नहीं होता तो वो तमाम सहूलतें जो एक प्लाजे को कामयाब बनाने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत है, फायर फाइटिंग की ज़रूरत है, उसको मुफ्त बिजली यानी कि सोलर बिजली की ज़रूरत है, ये सारा कुछ फिनांस ना होने की वजह से है। आज तक ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री गवर्नमेंट की सरबराही के बगैर चल रही है और आज भी वही कुछ हो रहा है। अच्छा, ये आखिरी सवाल है। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो सरकारी जगह हैं जैसे डीसी ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, इस तरह से आरपीओ सीपीओ ऑफिस है, तमाम जो सरकारी दफातर बने हुए हैं, ये सरकारी जगह इतने ज़्यादा एकड़्स पे बनी हुई है। ये अपना ज़िला कौंसिल ही देख लेना कितने एकड़्स पर मुहित है। तो ये बहस चल रही है कि क्या इनको बेच कर ऑक्शन करके हुकूमती ख़जाना भरा जा सकता है और इन ऑफिसर्स को 2.5 मरले में 5 मरले में कन्वर्ट किया जा सकता है? देखिए, ये सोशल मीडिया पे तो बात चल रही है, ये वक्त की ज़रूरत है। ये हमें 50 साल पहले कर लेना चाहिए था। हम अगर एक घर को, सरकारी घर को मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में बना दें तो इन लोगों के लिए एक तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा और अखराजात भी गवर्नमेंट के कम हो जाएंगे। अगर एक कोठी को मेंटेन करने के लिए आपने 10 मुलाजम रखे हुए हैं तो वो साल में बजट देखेंगे तो वो करोड़ों रुपए का बजट बच जाएगा। तो डेफिनेट बात है, एक तो आपका लोन उतर जाएगा, सेकंड आपके आगे से जो एक्सपेंडिचर है, जो आपके डेड सरमाया जाता है वो रुक जाएगा। ये तो होना चाहिए, ये तो फौरी तौर पे होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई मसला आता है या जानबूझ के हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती? नहीं, ये हमारी वो सोच है कि जो गोरा तो चला गया था यहाँ से, मगर जो पीछे छोड़ के गया था वो उसी मेंटल के अप्रोच के, वही डीसी छोड़ के गया था, वही हुक्मरान छोड़ कर गया था। आज तक उनकी वो सोच नहीं बदली। आज भी वो अवामी मुलाजम या अवामी खिदमतगार नहीं बन सके। आज भी वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत बड़े हुक्मरान हैं। हमें सोच को बदलना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ डेवलपर्स भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे जो अपनी बातें रख रहे थे। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हुकूमत की जानिब से अगर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है तो इस इशू को टैकल भी किया जा सकता है और इस इशू से लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता हो सकता है और जहाँ कहीं भी मसाइल का सामना उससे भी निकला जा सकता है। नाज़रीन, हमने कोशिश की तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। भाइयों, वो तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ हम तौर पर इक़दाम भी करें।